नमस्कार दोस्तों, प्राइम एकेडमी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं जसवंत सर उपस्थित हूँ जियोग्राफी के एक टॉपिक के प्लेट विवर्तनिकी और भूकंप। भूकंप टॉपिक ही पढ़ेंगे। इसमें प्लेट विवर्तनिकी संबंधी सिद्धांत क्या है या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का योगदान क्या है, इसके बारे में जानेंगे। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है, वास्तव में एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसकी माध्यम से स्थल मंडल में होने वाली गतियों की व्याख्या की जाती है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे दिया था हैरी हेस ने 1960 में। इसके माध्यम से स्थल मंडल में होने वाली गतियों की व्याख्या की जाती है। बाद में 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की व्याख्या मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा 1967 में की गई। अब बात करते हैं पृथ्वी की परतें कौन कौन सी हैं, परतों से प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या क्या संबंध है। ये पृथ्वी का केंद्र, इस भाग को हम क्रोड या कोर कहते हैं। इसके बाद दूसरी है ऊपर की हिस्सा, इसे हम मेंटल बोलते हैं, ठीक है। और सबसे बाहर का हिस्सा जो होता है यह है क्रस्ट, क्रस्ट या भूपर्पटी, ठीक। क्रस्ट या भूपर्पटी अगर अकॉर्डिंग टू साइंस देखा जाए तो यह 0 से 30 किलोमीटर तक रेंज तक माना जाता है। 0 से लेकर 30 किलोमीटर रेंज तक भूपर्पटी होगा, ठीक है। और कहीं कहीं कुछ वैज्ञानिकों ने इसे 100 से 200 किलोमीटर रेंज तक माना है। 100 से 200 किलोमीटर रेंज तक भूपर्पटी होगा आपका, ठीक है। अब क्या 200 से आगे कह सकते हैं, 200 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक मेंटल होगा और 2900 से लेकर के 6371 अर्थात 6371 किलोमीटर तक क्रोड होगा। यह इसके पहले जो क्लास लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि पृथ्वी की 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। क्रस्ट होता है भूपर्पटी, मेंटल होता है बीच की परत, क्रोड। अब बात करते हैं स्थैनोस्फीयर क्या होता है। इसमें मेंटल की जो ऊपरी परत होती है अर्थात जो क्रस्ट से लगी होती है, यह हिस्सा मेंटल की ऊपरी परत अर्थात क्रस्ट से लगी हुई परत 100 से 200 किलोमीटर इसकी मोटाई मान सकते हैं हम इस बीच में, ठीक। इसे यह कह सकते हैं अर्ध पिघलित परत या अर्ध तरल अवस्था में पाई जाने वाली परत होती है जिसे हम दुर्बलता मंडल या स्थैनोस्फीयर कहते हैं। दुर्बलता मंडल या स्थैनोस्फीयर क्या होता है, मेंटल की ऊपरी परत होती है जिसकी मोटाई कह सकते हैं 100 से 200 किलोमीटर तक मान सकते हैं। यह मेंटल में ही शामिल होती है। मेंटल का दूसरा नाम होता है प्रवार, ध्यान रखिएगा, बीच वाली परत जो होती है उसे प्रवार कहते हैं। उसी में 100 से 200 किलोमीटर तक का जो हिस्सा होता है उसे हम स्थैनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल या अर्ध पिघलित परत के रूप में जानते हैं। यहां पर कह सकते हैं अर्ध पिघलित परत में रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा, रेडियो सक्रिय पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। इसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के माध्यम से जो किरणें उत्पन्न होती हैं, जो रेडियो सक्रिय किरणें उत्पन्न होती हैं वह चल करके धरातल पर पहुंचती हैं और धरातल पर पहुंचने की क्रिया के फलस्वरूप ही भूकंप या कह सकते हैं ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। क्या बताया हमने, दुर्बलता मंडल या स्थैनोस्फीयर में कुछ रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं। उसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के माध्यम से जो किरणें उत्पन्न होती हैं, रेडियो एक्टिव किरणें, वह चल करके भूकंप और ज्वालामुखी घटनाओं के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसके बाद हम आगे बात करना शुरू करेंगे। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार देखिए, क्रस्ट में लगभग 100 प्लेटें से मिलकर बना हुआ क्रस्ट, मतलब कह सकते हैं पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, यह हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, ठीक है। जब पृथ्वी का शुरुआत में निर्माण हुआ होगा तो यहाँ पर कह सकते हैं तरंगे बहुत ज्यादा मात्रा में चली, ठीक, जिससे कह सकते हैं क्रस्ट जो है भूपर्पटी जो लगभग 100 प्लेटों में टूट गया, विखंडित हुआ, 100 प्लेटों में विखंडित हुआ। अब इसके बाद भी समय समय पर तरंगे कहीं न कहीं उत्सर्जित होती रहती हैं, निकलती रहती हैं, जिसके माध्यम से प्लेटों में कंपन की क्रिया होती है। 100 प्लेटें, छोटी बड़ी 100 प्लेटें लगभग बनी, उसमें से 6 बड़ी प्लेटें हैं। 6 बड़ी प्लेटें जो 6 महाद्वीपों का निर्माण करती हैं। यूरेशियन प्लेट अर्थात यूरोप और एशिया वाला, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका दोनों आएगा, प्रशांत प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, आर्कटिक प्लेट। यह 6 बड़ी प्लेटें हैं। 6 बड़ी प्लेटों को के बारे में हैरी हेस ने 1960 में बताया। यह प्लेटें एक दूसरे से कहीं समांतर, कोई नीचे कोई ऊपर, इस तरह से व्यवस्थित है। कोई छोटी प्लेट है, कोई बड़ी प्लेट है। 6 बड़ी प्लेटें यूरेशियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, प्रशांत, इंडो ऑस्ट्रेलियन। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्यों लिखा गया है, इंडिया जो है कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दोनों प्लेटें एक साथ इन्वॉल्व थी। ये अलग बात है कि धीरे धीरे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के फलस्वरूप प्लेट विस्थापन होते होते यह इंडिया वाली प्लेट आकर के एशिया वाली प्लेट से टकरा गई, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया देश और छोटे छोटे अन्य देश रह गए। आर्कटिक प्लेट इसी तरह से, उपरोक्त प्लेटों में आपस में गतियों के कारण भूकंप या ज्वालामुखी क्रियाएं होती। अभी आप इतना ही जानेंगे, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में और सारी चीजों को बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी इतना जानेंगे आप इन्हीं प्लेटों में जो आपस में गतियां होती हैं अर्थात एक दूसरे की तरफ विस्थापित हो रहे हैं, जो इसी गतियों के कारण ही भूकंप या ज्वालामुखी की क्रियाएं घटित होती हैं। भूकंप या ज्वालामुखी आने का कारण क्या है? प्लेटों का गतिमान होना या प्लेटों का एक दूसरे की तरफ गति करना या विस्थापित होना, यह भूकंप और ज्वालामुखी आने का कारण है। इसके बाद हम क्या बात करना शुरू करेंगे, भूकंप क्या है। भूपर्पटी अर्थात अर्धपृष्ठ में होने वाला अचानक कंपन, भूपर्पटी में होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। ठीक है, भूकंप क्या है? भूपर्पटी ऊपरी परत में होने वाला कंपन। कंपन उत्पन्न कहां से होता है? इस दुर्बलता मंडल या स्टेनोस्फीयर से चलने वाली तरंगों के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप का कारण क्या होता है? दो कारण है, प्लेटीय संचालन अर्थात प्लेटें जो गतिमान होती हैं उनके गति के फलस्वरूप, दूसरा और कह सकते हैं हाँ प्लेटीय संचालन होगा, फिर ज्वालामुखी क्रिया। प्लेटीय संचालन से भी भूकंप आता है, ज्वालामुखी क्रिया से भी भूकंप आता है। यह प्राकृतिक कारण में मान सकते हैं, प्राकृतिक कारण। ठीक है, और मानव निर्मित कारण की तरफ चलेंगे तो विवर्तनिकीय रूप से अस्थायी क्षेत्र में सड़क, बांध या परमाणु परीक्षण इत्यादि गतिविधियों को संचालित किया जाना। जो अस्थायी प्लेटें होती हैं, जो अस्थायी रूप नहीं होती पूरी तरह से अर्थात अस्थायी प्लेटें होती हैं, वहां पे सड़क बनाया जाना, बांध बनाया जाना, उन क्षेत्रों में परमाणु परीक्षण किया जाना भी भूकंप का मानव निर्मित कारण मान सकते हैं या कृत्रिम कारण मान सकते हैं। तो भूकंप आने के दो कारण है, पहला कारण प्राकृतिक कारण, दूसरा है मानव निर्मित या कह सकते हैं कृत्रिम कारण। प्राकृतिक कारण में प्लेटीय संचालन और ज्वालामुखी क्रिया को शामिल करेंगे और साथ साथ मानव निर्मित कारण में विवर्तनिक रूप से अर्थात कह सकते हैं जो अस्थायी क्षेत्र हैं उनमें बांध, सड़क या परमाणु परीक्षण, बांध का निर्माण किया जाना, सड़क का निर्माण किया जाना या परमाणु परीक्षण की गतिविधियां संपादित किया जाना भूकंप के कारण हो गए। अब बात आती है भूकंप के समय कितनी प्रकार की तरंगे निकलती हैं। तो तीन प्रकार की तरंगे निकलती हैं। पहली क्या? प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी, तीसरी लव या लॉन्ग वेव। प्राइमरी वेव प्राथमिक तरंगे, सेकेंडरी वेव को द्वितीयक तरंगे, दीर्घावधि तरंगे अर्थात लव वेव को दीर्घावधि तरंगों के रूप में जानते हैं। ठीक है, प्राइमरी वेव जो होती है वो सबसे तेज होती है, यह अनुदैर्घ्य तरंग होती है। वैसे भी आप पढ़े होंगे साइंस में, तरंगे दो प्रकार की होती है, एक अनुदैर्घ्य होती है, दूसरी अनुप्रस्थ होती है। अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं उसमें माध्यम के कण तरंग के चलने के अनुदिश कंपन करते हैं और अनुप्रस्थ जो होती है उसमें माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तरंग भी जो बोला जाता है, आवाज सुनाई देती है, वह भी कहीं ना कहीं अनुदैर्घ्य तरंग है। तो सबसे तेज चलने वाली तरंग प्राइमरी वेव होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठोस में तीव्र गति से चलती है, तरल में मंद गति से चलती है। इसमें अभी इतना ध्यान रखेंगे। दूसरा है सेकेंडरी वेव अर्थात द्वितीयक तरंग। इनकी गति जो होती है इस प्राइमरी से तो ज्यादा होती है लेकिन इस लॉन्ग वेव से कम होती है। यह कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग अर्थात प्रकाश की गति से चलती है अर्थात प्रकाश जैसी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग। ध्यान रखिएगा, यह केवल ठोस में गति करेगी, तरल में गायब हो जाती, तरल में गति नहीं करती है। तीसरी जो है दीर्घावधि तरंग, यह सबसे कम गति से गतिमान होती है, सबसे कम गति से गतिमान होने वाली तरंग है, लेकिन सबसे कम गति से गतिमान होने के साथ साथ अत्यधिक प्रभावशाली होती है अर्थात पृथ्वी के ऊपरी सरफेस में ही तरंग चलती है और साथ साथ सर्वाधिक विनाश का कारण भी यही तरंग बनती है। दीर्घावधि तरंग या लॉन्ग वेव जो है सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है या कह सकते हैं अत्यधिक प्रभावशाली तरंग मानी जाती है। इसके बाद बात करते हैं भूकंप की तीन तरंगों के बाद बात करेंगे भूकंप का मापन कैसे करते हैं। भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी के द्वारा किया जाता है। भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी के माध्यम से करते हैं, लेकिन इससे पहले एक और ध्यान रखिएगा, पृथ्वी में वह स्थान जहां से भूकंप का उद्गम होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, भूकंप मूल। और साथ साथ कह सकते हैं इसके जस्ट ऊपर जो पॉइंट होता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है, भूकंप का अधिकेंद्र, ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है,
अधिकेंद्र के रूप में इस भाग को जानते हैं। यहाँ भूकंपीय तरंगे सबसे पहले अनुभव की जाती हैं। भूकंप मूल में तरंगों प्रोड्यूस होती हैं, इसके साथ साथ सबसे पहले अर्थात सबसे पहले जहाँ अनुभव की जाएंगी उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बताया भूकंप का मापन कितने प्रकार से करते हैं, सिस्मोग्राफ से करते हैं। सिस्मोग्राफ की हिंदी नाम भूकंप लेखी होता है। यह 3 प्रकार का पैमाना होता है भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ। पहला है रॉसी फेरल स्केल, दूसरा है मार्केली स्केल, तीसरा है रिएक्टर स्केल। ठीक है, सिस्मोग्राफ से भूकंप का मापन किया जाता है। किस पैमाने पर दिखाते हैं, रिएक्टर पैमाने पर। सिस्मोग्राफ भूकंप मापन का यंत्र का नाम है और पैमाना जो है वो क्या है, रिएक्टर पैमाने पर मोस्टली भूकंप को दिखाया जाता है। रिएक्टर पैमाने में 0 से 9 तक मार्क बने होते हैं, अर्थात कह सकते 1 2 3 4 इस तरह से 10 खाने बने होते हैं 0 से 9 तक। प्रत्येक खाना जो होता है अपने से 10 गुना अधिक तीव्रता को प्रदर्शित करता है, अपने से 10 गुना अधिक तीव्रता को प्रदर्शित करता है प्रत्येक खाना। और एक चीज और ध्यान रखना होगा आपको यहाँ पे थोड़ा सा कि 0 1 2 दो तीव्रता तक के भूकंप का अनुमान पता नहीं चलता है। 2 से अधिक तीव्रता 3 3 दशमलव कुछ या 4 5 ये सब तीव्रता के भूकंप पता चलते हैं। इसके अतिरिक्त बात आती है कि भूकंप जो है पृथ्वी पर भूकंप सबसे ज्यादा आता कहाँ है, या भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें 2 क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित थे, एक परिप्रशांत मेखला, परिप्रशांत मेखला अर्थात कह सकते हैं प्रशांत महासागर के किनारे किनारे का क्षेत्र। प्रशांत महासागर अर्थात कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप और उधर से उत्तरी अमेरिका के बीच का हिस्सा त्रिभुजाकार सागर। ठीक है, प्रशांत महासागर के किनारे किनारे का क्षेत्र जो है, ठीक है, वहां पे भूकंप सर्वाधिक मात्रा में आते हैं, अर्थात 60 से लेकर 62% तक भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। और ज्वालामुखी क्रियाएं भी कह सकते हैं लगभग 60% परिप्रशांत मेखला में ही आते हैं, परिप्रशांत पेटी में ही आते हैं। परिप्रशांत पेटी भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील पेटी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त भूकंप के विश्व वितरण की बात करेंगे, दूसरा पॉइंट जो है इसमें कह सकते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी सबसे ज्यादा प्रशांत मेखला में भूकंप आते हैं। उसके बाद दूसरा सर्वाधिक भूकंप आने का जो जोन है वह है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला माना जाता है। तो यह थोड़ा सा प्लेट विवर्तनिकी के बारे में और थोड़ा सा भूकंप के बारे में, इसे मतलब इसको कह सकते हैं आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, खासकर जिनको टेट और सुपर टेट एग्जाम देने हैं। ठीक है, उनके लिए भूकंप क्या होता है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, किसने दिया था, भूपर्पटी क्या है, क्रोड क्या है, क्रस्ट क्या है, और साथ साथ प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के फलस्वरूप जो 100 प्लेटें थे उसमें 6 बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हैं, भूकंप क्या होता है, कारण कितने होते हैं, प्राकृतिक होता है, दूसरा मानव निर्मित या कृत्रिम कारण कह सकते हैं, और साथ साथ तरंगे कितनी प्रकार की निकलती हैं। इन तरंगों के बारे में बहुत डिटेल एनालिसिस भी किया जाएगा, लेकिन जब हम टेट या सुपर टेट पर्पज से ना पढ़ करके कह सकते हैं आप आरओ या अन्य किसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तब बताएंगे उसे। ठीक है, और साथ साथ 3 तरंगे हैं, तीनों की क्वालिटी क्या क्या होती है थोड़ा सा, और साथ साथ भूकंप मूल क्या होता है, भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है, सबसे पहले तरंगे का अनुभव कहाँ पे होता है, भूकंप किस यंत्र से मापते हैं, कितने प्रकार की स्केल होते हैं, उस स्केल पे कहाँ से कहाँ तक अंक बने होते हैं। जैसे रिएक्टर स्केल सर्वाधिक प्रचलन में है, 0 से 9 तक अंक होते हैं, 10 खाने होते हैं, प्रत्येक खाना अपने से 10 गुना अधिक तीव्रता को प्रदर्शित करता है। और विश्व में भूकंप सर्वाधिक कहाँ आते हैं, तो परिप्रशांत मेखला जो है वहाँ भूकंप सर्वाधिक आते हैं, और साथ साथ दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी है, वहां पर भूकंप की सर्वाधिक घटनाएं पाई जाती हैं। आज के लिए इतना ही।